हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, हेमेंद्र, बिल्कुल, बिल्कुल पढ़ा था, मुझे पता है। अब जो यहाँ पे पूरा जो एस्पेक्ट है हमें जो पिक करना है, मैं उसके बारे में पहले आपको बता दूँ, वो क्या है? यस अर्पण। बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं अर्पण बिल्कुल कोशिश करता हूँ मैं रिप्लाई कर दूँ। अगर बाय चांस कभी मैं नहीं भी करूँ तो समझ लेना बिज़ी हूँ, ठीक है? मैंने वो स्टूडेंट्स के लिए रखा हुआ है अपना व्हाट्सएप ना अलग से, ताकि मतलब कोई बार कई बार कोई चीज़ होती है, आपको कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की, कुछ समझ नहीं आ रहा है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो यू श्योरली कैन रीच आउट टू मी। हाँ जी, वाइसरॉय की अलग क्लास है, बिल्कुल जी। हाय, हाय एवरीवन, हेलो। अब जो यहाँ पे हमारा मतलब पूरा जो आइडिया यहाँ निकल कर आएगा, उस पे हम पहले तो बात करते हैं, लेट्स ट्राई टू लुक इनटू दैट। ठीक है पुष्पांजलि, कोई बात नहीं बेटे, मैंने दिया तो था आई थिंक। यहाँ पे आई गेव आई थिंक यही था 7303525142। अच्छा, एनीवेज अब जैसे कि आप जानते हैं हम सीडीएम पढ़ रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वी वर डूइंग 1930 1931। ऐसा क्यों? यू गॉट टू बी वेरी क्लियर। जब भी मैं सीडीएम पढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जब सीडीएम चल रही थी तो नो डाउट फराज दोबारा देख लिया अगर कोई दिक्कत तो है नहीं ऐसी, आप दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो को, तो ठीक है नहीं। एनीवेज अब ये पॉइंट समझिएगा कि हम लोग कई बार बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सीडीएम, यू ऑल नो दैट। अब हमने क्या नोटिस किया कि सीडीएम बहुत अच्छी चल रही थी। अब जो चौकीदारी टैक्स एक टैक्स था, जो जैसे कोई चौकीदार होता है ना जो पुलिस के साथ काम करता है उसको देते थे बिहार में, तो बिहार में चौकीदारी टैक्स देना बंद कर दिया था लोगों ने, बस वही था वो। बेटे चंपारण सत्याग्रह अलग है, एनसीएम अलग है, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। चंपारण सत्याग्रह इज टोटली डिफरेंट, ठीक, उसको आप कंफ्यूज मत करना। एनीवेज नाउ हैविंग सेड दैट, एक जो पूरा एस्पेक्ट यहां पर निकल कर आएगा वो क्या है वो हम थोड़ा सा समझते हैं। चलो, वो ये है कि जैसे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि सीडीएम की हम लोग बात कर रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज द पॉइंट वी नीड टू लुक इनटू। नितिन, मैं वो ऑलरेडी बताया था बेटे पिछली क्लास में, डिफरेंस दोनों का। एक तो टाइम का बहुत डिफरेंस है, आप ट्रिक नहीं लाते। अरे विवेक कभी कभी बता देता हूँ जब कुछ याद आता है बेटे, मुझे कोई लगेगा ट्रिक तो मैं बता दूंगा, कोई ऐसी बात तो है नहीं। एनीवेज अब बात समझो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे। कि एनसीएम कब हुई है? 1920 1922। तो यहीं से आप पिक कर लो कि भाई एनसीएम जो है 1920-22 हुई है, सीडीएम का ये टाइम पीरियड है। एनसीएम के टाइम पे हमारा फोकस था स्वराज पे, यहाँ पे फोकस था पूर्ण स्वराज पे। तो यहीं से आप थोड़ा सा फर्क समझ जाओ ना, यहीं से आपको डिफरेंस पता चल गया। बाकी तो फिर मुस्लिम पार्टिसिपेशन एनसीएम में ज्यादा थी, यहाँ पे कम थी। यहाँ पे पैरालाइज करने की एडमिनिस्ट्रेशन बात हो रही थी पूरी की पूरी, एनसीएम में तो असहयोग आंदोलन था, बस ये चीज। क्यों भाई, पॉइंट क्लियर हुआ? बस इतना ही है, मतलब कोई बहुत ज्यादा हाईफाई चीज नहीं है। चलो अब हैप्पी बर्थडे बेटे हो गया, अब पढ़ लो, ठीक है। अब एनीवेज हमने क्या देखा, गांधी जी ने इरविन के साथ एक गांधी इरविन पैक्ट साइन कर लिया था। गांधी इरविन पैक्ट साइन किया, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आ रहा हूं, एक मिनट। गांधी इरविन पैक्ट आखिरकार क्या है, पहले तो ये समझो, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पैक्ट ऑल अबाउट। जब मैं पैक्ट की बात करता हूं, समझौता होता है बेसिकली, तो पैक्ट का मतलब होता है एक समझौता। अब यहां पे जो समझौता हुआ है, वो इरविन कौन है? वाइसरॉय है, और गांधी जी इनमें समझौता हुआ है लगभग 5 मार्च 1931 को। मूवमेंट अच्छी चल रही थी, लेकिन गांधी जी ने डिसाइड किया कि चलो इसको हम लोग सस्पेंड मोड में डालते हैं, हम लोग इसको सस्पेंड करते हैं। दिस इज व्हाट इट्स बीइंग डन। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो कि हमें यहां पर समझ के चलना है। क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, यहां पे एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है जिसको हमें नोटिस करना है, उसको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांधी इरविन पैक्ट में क्या होता है। गांधी जी कहते ठीक है, आई विल सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट,
and I will participate in the second राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि सितंबर 1931 में होने वाली थी। बेटे 5 मार्च है डेट, 5 मार्च। तो इन्होंने इरविन को ये बात बोली। इरविन भी कहता ठीक है, हम भी आपकी कई मांगे मानेंगे। जैसे कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर किया था, इन्होंने लीगल कर दिया। जो पीसफुल प्रोटेस्टर थे उनको जेल से छोड़ दिया गया, नमक बनाने की अनुमति मिल गई अपने पर्सनल यूज के लिए। लेकिन इरविन ने दो चीजों को नहीं माना। एक तो इरविन कहता कि भाई साहब हम लोग पुलिस पे इंक्वायरी नहीं बिठाएंगे, एक तो ये चीज। दूसरा वो कहते कि जो भगत सिंह हैं और उनके जो साथी हैं उनकी फांसी को हम लोग नहीं रोकेंगे। तो ये एक बहुत ही कठिन स्थिति थी, लेकिन गांधी जी ने फिर भी पैक्ट साइन किया और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी हो गई। ये हम सब जानते हैं, बहुत बड़ा दिन है। 23 मार्च को इनको फांसी हो जाती है। क्लियर? सो यू आर सपोज्ड टू बी अंडरस्टैंडिंग दीज पॉइंट्स, माइनर वेरी माइनर पॉइंट्स। दीज आर समथिंग यू गॉट टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी। हाँ, फांसी रुक सकती थी, बिल्कुल रुक सकती थी जी। मैं वही आपको बताना चाह रहा था, फांसी रुक सकती थी, पर चलो अब क्या कर सकते हैं। एनीवेज, गांधी जी मान गए थे कि मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा, गोलमेज सम्मेलन में जाऊंगा। और उसके साथ ही बेटे आपको एक छोटा सा पॉइंट जरूर पता होना चाहिए कि हम लोग अगले एस्पेक्ट को कैसे पिक करते हैं, वो हमारे लिए जानना जरूरी है। वो ये है कि वी आर सपोज टू बी वेरी क्लियर इन दिस माइनर पॉइंट्स। छोटे से छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए। अब इनको ये बात पता थी कि भाई हमारे जो मतलब लोग हैं इंडिया के, वो काफी एंटी हो चुके हैं, काफी बरखिलाफ हो चुके हैं। ये तो ये लोग जानते ही थे। इट वाज अ वेरी क्लियर कट फैक्ट कि जो लोग हैं उनकी हमारे साथ वो जो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है वो है नहीं, ये पता था इनको। तो इन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, मार्च के ही एंड में 1931 में एक सेशन करवाया, एक सम्मेलन करवाया। उसको कांग्रेस का कराची का सेशन हम लोग कहते हैं। तो कांग्रेस ने कराची का सेशन करवाया है। इसके बाद जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हो गई, इसमें सरदार पटेल वाज द प्रेसिडेंट। इस सेशन की सबसे बड़ी खास बात क्या है? इस सेशन की खास बात यही है कि यहां पे दो रेजोल्यूशन आते हैं। वो दो रेजोल्यूशन क्या है? पहला है रेजोल्यूशन ऑन नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, दूसरा रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसके ऊपर कब आ रहा है पूरा का पूरा, ये जो एस्पेक्ट है हमें कब क्लियर हो रहा है? तो वो यहीं पे हो रहा है, इतना आप याद रखेगा। दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हिच यू सपोज्ड टू बी नोइंग। सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं जो आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है जी। एनीवन हैविंग एनी डाउट दे श्योरली कैन लेट मी नो। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको बताऊंगा, लंदन में होगी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सीडीएम तो मैं पिछली क्लास में करवा चुका हूं राहुल, मैं पूरा रिपीट कैसे कराऊं? बेटे फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स, हाँ कराची सेशन में आया था ये। तो इतना आपको पिक्चर क्लियर होगी। मैं बस एक बार चाह रहा था आपको ओवरव्यू दे रहा हूं इतना, उसके बाद तो सारी चीजें हो ही जाएंगी अपने आप। हाँ हाँ, तो एनीवन हु इज नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड दीज पॉइंट्स, किसी को अगर कुछ दिक्कत है किसी प्रकार का, तो आप मुझे यहां पे बता सकते हैं। चलो सॉर्टेड है। हाँ जी हाँ जी। बेटे ये जो सेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक से ही हैं। आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया है तो यू आर गुड टू गो। इसमें ज्यादा कोई इतनी हाईफाई चीज नहीं है। ठीक है। अब गांधी जी जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सितंबर 1931 में गांधी जी जाते हैं। बेटे एनईपी मतलब न्यू जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसकी बात वहां पे हो रही थी। देखो ब्रिटिश तो ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे रेजोल्यूशन तो लाना जरूरी था ना बेटे, खुद से तो कुछ करना जरूरी है। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे नोटिस करना, सितंबर 1931 की हम लोग कई बार बात करते हैं जब, हाउ डू वी लुक एट इट? वो ये है कि लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है।
गांधी जी भी उसमें जाते हैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गांधी जी को लगा था कि वहां पे बहुत अच्छी बातें होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जिसमें हम सब लोग बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये पूरा जो पॉइंट है, इस पे पूरी क्लैरिटी जो है वो हमें होनी जरूरी है। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है बेटे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के साथ कांग्रेस से तो कोई नहीं था, बस सरोजिनी नायडू थी। लेकिन सरोजिनी नायडू जो है वो महिलाओं को रिप्रेजेंट करने गई थी, वेमेन को रिप्रेजेंट कर रही थी इंडिया के। सो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने सिर्फ गांधी जी गए थे, ये बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करना, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई तो इंडिया में सीडीएम चल रही थी, इसलिए कांग्रेस ने इसको बायकॉट कर दिया। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्टिसिपेट करने गए, लेकिन बाद में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी ये लोग बायकॉट करेंगे। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि सर कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को पार्टिसिपेशन में लाए हैं, मतलब कांग्रेस किसमें पार्टिसिपेट कर रही है, इट इज ओनली द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बेटे ये आप याद रखेगा, ओनली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें कांग्रेस इज पार्टिसिपेटिंग। दैट्स इट। अंबेडकर जी कांग्रेस से नहीं थे बेटे, अभिषेक, ऐसे तो जिन्ना वगैरह ये सब नहीं थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं व्हिच आई वुड वांट यू ऑल टू बी नोटिसिंग, बिकॉज़ देखो कई बार क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं लेकिन इन चीजों का एक आइडिया नहीं होता, और एग्जाम में जब आएंगे तो यहीं पे फंसोगे, बिकॉज एग्जाम में दे विल बी आस्किंग यू दीस थिंग्स, एंड फिर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे थोड़ा सी कंफ्यूजन आ जाती है। तो कोशिश करो कि आइडिया आपको क्लियर है। ठीक है जी। नहीं, तेज बहादुर साहब वगैरह के ये लोग लिबरल हैं, ये लोग अलग हैं, ये लोग एग्जैक्टली कांग्रेस में नहीं है। चलो समझ आ गया। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी जी इंडिया में आए तो एक न्यू वाइसरॉय आ चुका था, इरविन जा चुका था, और कौन आ चुका था, न्यू वाइसरॉय वाज वेलिंगटन। अब भाई वेलिंगटन बहुत स्ट्रिक्ट था, न्यू वाइसरॉय वेलिंगटन वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। अब क्योंकि वेलिंगटन आ चुका है, उसने आते सार गांधी जी को क्या रास्ता दिखाया, उसने पूना का रास्ता दिखा दिया कि भाई आप दोबारा से सीडीएम स्टार्ट मत कर लो, इसलिए आप जाइए यहाँ पे पूना में। पूना में यरवदा जेल है, यहाँ पे उनको बिठा दिया गया। अब गांधी जी तो पूना में है, यरवदा जेल में है। पीछे से क्या शरारत की ब्रिटिश ने कि वो लेकर आए, मतलब रैमसे मैकडॉनल्ड जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, वो बेटे डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स लेकर आ गए। ले अब डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो लाई, जिसको हम कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं या मैकडॉनल्ड अवार्ड बोलते हैं, ये लगभग अगस्त 1932 में ले आए। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने इसकी विरोधता की। सो गांधी जी कहते हैं कि भाई ये गलत बात है, आई एम अगेंस्ट दिस थिंग, सेपरेट इलेक्टोरेट्स हम लोग नहीं दे सकते इनको। गांधी जी ने यहां तक कि बी आर अम्बेडकर को भी रिक्वेस्ट की, और उसके बाद बी आर अम्बेडकर और गांधी जी में एक पैक्ट साइन हुआ, एक समझौता साइन हुआ, जिसको हम बोलते हैं पूना पैक्ट। बेटे फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट तो मॉर्ले है ना, मिंटो मॉर्ले, मिंटो, क्योंकि वो लाया था मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। तो पूना पैक्ट 1932 सितंबर में साइन होता है। और क्या है खास पूना पैक्ट में, पूना पैक्ट में यही है कि इनको ठुकरा के बी आर अम्बेडकर ने मांग ली थी रिजर्वेशन। रिजर्वेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट में यही अंतर है कि रिजर्वेशन में तो सीट रिजर्व होती है, सेपरेट इलेक्टोरेट में जो वोट देने वाले हैं वो भी बढ़ जाते हैं। कि मतलब अगर कोई डिप्रेस क्लासेस का सेपरेट इलेक्टोरेट है तो डिप्रेस क्लासेस की व्यक्ति ही वोट दे सकते हैं और कोई वोट नहीं दे सकता, ये भी बड़ी समस्या है। तो आपको इस तरह से इस चीज को देखना होगा। दिस इज हाउ वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड दिस वेरी पॉइंट। चलो, एनी डाउट्स? तो आप बस यही कोशिश करें कृपया कि जो भी मैं आपको पॉइंट्स करवा रहा हूं ये बढ़िया से आप याद रखें। एवरीवन शुड बी वेरी क्लियर ऑन दीज पॉइंट्स। चलो, हाँ जी बिल्कुल। नितिन देखो, बी आर अम्बेडकर का अलग एजेंडा था, वो डिप्रेस क्लासेस के इंटरेस्ट के लिए जा रहे थे, उनका अलग वो था। एनीवेज, अब यहाँ पे नोटिस करना, ये सब तो हुआ, लेकिन बाद में जाके एक बहुत बड़े लेवल की चीज होती है। ब्रिटिश ने प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी ग्रांट की और एक बहुत शानदार इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया इंडिया में। वो जो इलेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब होता है जो वोट देंगे वो भी उसी कम्युनिटी के लोग वोट देंगे जिनके लिए इलेक्टोरेट्स है। मतलब अगर सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस क्लास के तो सिर्फ डिप्रेस क्लास के लोग ही वोट दे पाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है इसमें। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? इजी है। अब ये 1937 की जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुई हैं,
इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या इतना इंपॉर्टेंट है या क्या क्या खास चीज है. वी आर सपोज टू बी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट. ठीक है. नाउ द बेसिक पॉइंट इज कि हम लोग अगर सही तरीके से ये मतलब एस्पेक्ट को समझें या सही तरीके से हम इसको देखें तो ज्यादा कोई टफ तो ये चीज है नहीं. मतलब हम कॉम्प्रिहेंड कैसे करें वो आराम से हम कर सकते हैं. जैसे आरती कोई खास कॉन्सिक्वेंस थे नहीं कि अलग अलग प्रोविंसेस में इलेक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे इंडिया में. ठीक है. सेंट्रल प्रोविंस मतलब आप मान लो एमपी वगैरह जो है. अब हमने क्या नोटिस किया, कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया इसमें, मुस्लिम लीग ने भी किया, सबने किया. कांग्रेस ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी इसमें, मुस्लिम लीग की इतनी अच्छी नहीं थी. यहां तक क्या हैरान रह जाएंगे देख के कि जब पार्टी फॉर्मेशन हुई, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, पेशावर वाला एरिया, चाहे वो यूपी है, बिहार उड़ीसा है, बंगाल है, असम है, मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, हर जगह कांग्रेस की सरकार बनी. सिर्फ पंजाब और सिंध को अगर आप छोड़ दो तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में कांग्रेस का हाथ था. ये बहुत बड़ी बात है. ठीक है. ऐसा कुछ नहीं है फराज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सेपरेट इलेक्टोरेट ये होता है, मान लो ये वाली एक सीट है जो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व होगी तो उसमें वोट भी मुस्लिम देंगे. अगर मान लो ये वाली सीट है जो डिप्रेस क्लास के लिए रिजर्व होगी तो उसमें वोट भी डिप्रेस क्लासेस देंगे. इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट. रिजर्वेशन में क्या होता है, सीट रिजर्व होती है लेकिन वोट सब लोग देते हैं. बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार बता दो. आई कैन मेक इट इजियर देन दैट. अब प्रिंसली स्टेट में इलेक्शन नहीं हुआ था, सिर्फ ब्रिटिश प्रोविंसेस में हुआ था. तो आप ये नोटिस करिएगा कि कांग्रेस ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनी. और ऐसी बात नहीं सिर्फ मिनिस्ट्रीज बना के ये लोग बैठे थे, इन्होंने लोगों के लिए काम भी बहुत किया है. दे हैव वर्कड अ लॉट फॉर द पीपल आल्सो. हाँ जी. इसको पार्टी से मतलब नहीं होता सेपरेट इलेक्टोरेट को. तो इन्होंने मेडिकल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया, पब्लिक बिल्डिंग्स पे इन्वेस्टमेंट कम की, सैलरीज मिनिस्टर की कम कर दी, फंडामेंटल राइट्स की बात की, ट्राइबल्स की बात की, जेल रिफॉर्म्स की बात की. प्रिंसली स्टेट मतलब होता है राजघराने, जैसे राजस्थान, हैदराबाद वगैरह, जो डायरेक्टली इनके अंडर नहीं आते ब्रिटिश के अंडर. अब याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस प्रकार से हम लोग ये सारे एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई काफी काम कराते हैं. अब जब इतना काम करवाते हैं तो एक दिक्कत आती है रास्ते में. वो ये है कि बात है 1939 की, सितंबर में वी सी दैट वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो ब्रेकआउट होती है. वी सी वर्ल्ड वॉर 2 इज हैपनिंग. अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हो रही है, इसमें हमने क्या देखा कि विश्व युद्ध था. एक तरफ था रशिया, यूके, फ्रांस, एक तरफ था जर्मनी और इटली. अभी जापान वगैरह आएगा. स्टार्टिंग ऐसे हुई तो लॉर्ड लिलिंथ को, जो कि वाइसरॉय थे भारत के, उन्होंने बोला कि भारतीय भी पार्टिसिपेट करेंगे. बिना भारतीयों से पूछे भारतीयों को पार्टिसिपेशन के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे. ये पॉइंट पहले तो आप अंडरस्टैंड करिएगा. मतलब दिस इज वन वेरी सिंपल एस्पेक्ट हियर सपोज्ड टू बी नोटेड. बात समझ में आई? बहुत क्लियर कट बात है. अब कांग्रेस को बहुत गुस्सा आया, इन्होंने रिजाइन कर दिया, मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया. अब शुरू हुआ एक सिलसिला जिसमें ब्रिटिश अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग किस तरह से इनको पार्टिसिपेट करवाएं, होल हार्टेडली इनको पार्टिसिपेट करवाएं. ऐसे यहाँ पे मुहिम छिड़ रही है. ये बात आप नोटिस करिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको. मतलब आपको इस तरह की कुछ कुछ चीजें मैं बता दूंगा जो शायद आपने कभी पढ़ी नहीं होंगी, ना कभी सुनी होंगी. वो सारी चीजें हम लोग यहाँ कर रहे हैं. तो आप बस दिमाग में ये चीज बिठा के चलो कि हाँ, आपको बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए. बाकी एवरीथिंग इज गोना टेक केयर ऑटोमेटिकली. हर चीज जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी हो जानी है. बस थोड़ा सा आपको क्लैरिटी होनी जरूरी है. दैट्स इट. ठीक है. तो अब लालच कैसे देंगे? जैसे अगस्त ऑफर लेकर आया लिलिंथ को. कब लाया? अगस्त 1940 में. देखो बात वो नहीं है अभिषेक. बात ये है कि आप कम से कम पूछो तो सही कि इंडियंस पार्टिसिपेट करना चाहते कि नहीं. वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट कराया था, कौन सा मेडल दे रही है इंडियंस को. तो बात ये है कि इंडियंस अगर जान दे रहे हैं तो आप कम से कम प्रॉमिस तो करो कि आजादी की भी बाद में कोई बात करोगे. ऐसे काम थोड़ी चलता है कि वन वे नहीं चलती चीजें ना, 2 वे होता है हर चीज. तो आप प्रॉमिस करो, इंडियंस बिल्कुल हेल्प करेंगे. यही तो पॉइंट है जहां पे मतलब काफी सारे लेकुनास थे. अगस्त ऑफर में ये कहता कि भाई वॉर खत्म होने दो, एक बॉडी बनाएंगे जिसमें भारतीय लगभग काफी होंगे और संविधान बनाने की बात होगी. अब प्रॉब्लम क्या है, इससे मैं आपको ये भी बता देता हूं. प्रॉब्लम ये है कि भाई हमें ऐसी बॉडी चाहिए नहीं थी. हमें कैसी बॉडी चाहिए थी? हमें एक इस प्रकार की बॉडी चाहिए थी जिसके अंदर सभी के सभी इंडियंस हो. ऐसे लगभग इंडियन वाली बॉडी नहीं चाहिए कि हाँ काफी इंडियंस है तो उससे काम चल जाएगा. नहीं, हमें वो बॉडी चाहिए जिसके अंदर पूरे के पूरे इंडियंस हो. इन्होंने बोला कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसको एक्सपैंड करेंगे. हमें तो वो काम चाहिए ही नहीं था. हम लोग इन चीजों से बहुत आगे निकल चुके थे. तो आप इन चीजों को पिक करिएगा. समझ आया? तो हम मतलब कहने का मतलब कि इन पॉइंट्स को बढ़िया से एनालाइज कर ले, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेल अंडरस्टूड. आई थिंक आपको ये क्लैरिटी मिल रही होगी. तो कोशिश आपने यही करनी है कि हमें छोटे छोटे जो भी पॉइंट्स हैं वो समझ आ जाए. दैट्स इट. सॉर्टेड.
फास्ट नहीं है राहुल, बहुत स्लो चल रहे हैं। अब इन्होंने ये भी बोला माइनॉरिटीज को कि आपके जो भी राइट्स हैं उनको हम दबने नहीं देंगे, सब कुछ बोला, लेकिन इंडियंस जो है, इंडियंस को मजा नहीं आया। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस थे, एक तो ऑप्शन था बहुत बड़ी मास मूवमेंट खड़ी करते हैं हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ, और एक था एक लिमिटेड से मूवमेंट शुरू करें। तो गांधी जी कहते हैं कि लिमिटेड मूवमेंट ही करते हैं, क्योंकि ब्रिटिश जर्मनी मतलब नाजीज के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम लोग नहीं चाहेंगे कि इस समय हम लोग उनको डिस्टर्ब करें ज्यादा, तो लिमिटेड सी ही जो मूवमेंट है उसको हम लोग यहाँ पे चलाते हैं, मतलब ऐसा गांधी जी ने बोला। तो ठीक है, तो यू आर सपोज टू नो दीज थिंग्स। हाँ जी, हाँ जी, नहीं हेमेंद्र वो अलग चीज है। तो लिमिटेड मूवमेंट चलाएगी जिसको इंडिविजुअल सत्याग्रह बोला जाता है, ये शुरू होता है लगभग अक्टूबर 1940 में। क्या है ये इंडिविजुअल सत्याग्रह? अब इंडिविजुअल सत्याग्रह में क्या है, जैसे आचार्य विनोबा भावे को सरकार मतलब गांधी जी ने चूज कर लिया। इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंदर ये होगा कि विनोबा भावे एक स्पीच देंगे और उसके बाद ये जेल चले जाएंगे। उसके बाद कोई और आएगा, जैसे पंडित नेहरू आएंगे, वो स्पीच देंगे, उसके बाद वो जेल में चले जाएंगे। इस तरह के जो पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, मतलब दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर सपोज टू बी नोटिसिंग। क्यों भी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो मतलब मेरा ये मानना है कि हमें कम से कम इतना ही अगर कंटेक्स्ट पता हो तो वी आर एब्सोल्युटली गुड टू गो, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत टफ है। सारी की सारी जितने भी मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूं ये बेसिक्स ही हैं, दे आर ऑल वेरी वेरी बेसिक पॉइंट्स। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। वही मैं आपको बता रहा था, मतलब इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। इन्होंने जानबूझ के मास मूवमेंट स्टार्ट नहीं की कि ब्रिटिश को ज्यादा दिक्कत ना हो, कर सकते थे, इंडिया को उस समय आजादी मिल जाती, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो ये तो एक तरह का जेल भरो आंदोलन है। तो सत्याग्रही जेल जाते गए, ये सब करते गए। अब ये सब चल रहा था 1940 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। दिसंबर में 1941 में क्या हुआ, पर्ल हार्बर जो कि यूएसए का हार्बर था, यूएसए का एक पोर्ट था, उसके ऊपर बहुत तगड़ा अटैक कर दिया जापान ने। अब ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर था इस वॉर का, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये अमेरिका का है, इस पे जापानीज आए और उन्होंने बहुत बुरी तरह से अटैक किया। ये जो पर्ल हार्बर का अटैक हुआ, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यूएस भी इस वॉर का हिस्सा बनता है। तो अब क्या हो गया, रशिया भी लड़ रहा था, सोवियत यूनियन, यूके भी लड़ रहा था, फ्रांस भी लड़ रहा था और यूएसए भी लड़ रहा था। इधर जर्मनी लड़ रहा था, इसके साथ जापान मिल गया और इटली तो था ही। तो ये एक्सिस पावर्स हैं और ये अलाइड पावर्स हैं, ये बात याद रखिएगा। तो ये जो लड़ाई ने एक नया रूप ले लिया था, इसके बाद और ज्यादा दिक्कतें खड़ी होने लगी, तो ब्रिटिश को हुई टेंशन। ब्रिटिश ने भारत में भेजा एक क्रिप्स मिशन। क्या भेजा बेटे? क्रिप्स मिशन भेजा। ठीक है जी, क्रिप्स मिशन आ गया। अब समस्या क्या है यहाँ पे, क्रिप्स मिशन तो आ गया, अच्छी बात है, लेकिन क्रिप्स मिशन भी क्या बोले? तो बात है लगभग मार्च 1942 की, स्टैफर्ड क्रिप्स के अंदर ये मिशन आया। उसने एक अच्छी चीज की 1942 में, उसने कहा वॉर के बाद इंडिया को डोमिनियन तो बना ही देंगे हम लोग, मतलब क्वीन रहेगी वहां पे, प्रेसिडेंट नहीं होगा इंडिया में, लेकिन डोमिनियन रहेगी। दूसरी जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसने बोली वो ये था कि भैया यहाँ पे जो भी आपके मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड मेंबर्स आपके होंगे प्रोविंसेस से, और जो प्रिंसली स्टेट से आएंगे, राजघरानों से आएंगे, वो नॉमिनेटेड होंगे। सबने कहा ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला माइनॉरिटीज के राइट को सेफगार्ड करेंगे। उन्होंने ये भी बोला कि अलग अलग यूनियन बनाई जा सकती है अलग अलग स्टेट्स के द्वारा। तो इससे काफी सारी दिक्कतें थी, बट स्टिल जैसे तैसे करके हमने देखा ये पूरा जो एस्पेक्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉर्टेड। नाउ पुटिंग थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये सर स्टैफर्ड क्रिप्स का पूरा आपको पिक्चर समझ आई। अब इंडियंस बहुत ज्यादा खफा हो गए। इंडियंस कहते हैं कि भाई ये तो हमारी बात ही नहीं समझ रहे हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट की नींव रखी जाने लगी। कहां पे? जुलाई 1942 की बात है। वर्धा जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पे कांग्रेस मिलती है और एक रेजोल्यूशन तैयार करती है। मैं उसके बारे में बात करूंगा आने की जब बात करूंगा। रेजोल्यूशन तैयार होता है जी, वर्धा में मीटिंग होगी जुलाई में, वहां पे तैयार हो जाता है पूरा खाका कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग शुरू करने वाले हैं क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको कई बार हिस्टोरियन अगस्त क्रांति के नाम से भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? अगस्त क्रांति। डू और डाई, करो या मरो, बात बोल दी गई। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे कि आप कभी नोटिस करिएगा विमेन पार्टिसिपेशन बहुत शानदार है, महिलाओं की पार्टिसिपेशन। उषा मेहता, इन्होंने कांग्रेस का एक सीक्रेट रेडियो बनाया। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी इस मूवमेंट में कि जितने भी सीनियर लीडर्स थे वो तो जेल में थे। ब्रिटिश बहुत डर गए थे, ब्रिटिश ने उठा के सबको डाल दी जेल में। जब सबको जेल में डाला गया तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की है, व्हाट इज दैट? वो यही है कि इन्होंने ये मेक श्योर कर दिया, क्योंकि सारे बड़े लीडर्स तो जेल में हैं, कि भाई जो छोटे लीडर्स हैं वो काम करें। इंडियंस ने ये कोशिश की। महिलाओं की पार्टिसिपेशन बहुत शानदार है, जैसे मैं अरुणा आसफ अली का आपने नाम सुना होगा,
अन्ना आसिफ अली ने बहुत शानदार भूमिका निभाई है। उन्होंने क्या किया है, एक मिनट, अन्ना आसिफ अली ने ट्राई कलर जो ग्वालियर टैंक था वहां पे फहराया। ना सिर्फ ये, मातंगनी हाजरा में बंगाल में, जिनको गांधी बुढ़ी के नाम से भी जानते हैं, बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें जरूर पता होने चाहिए, मतलब वी आर सपोज टू बी अंडरस्टैंडिंग दीज वेरी पॉइंट्स। क्लियर? तो आई एम होपफुल दैट ये पूरा जो एस्पेक्ट है ये हमें क्लियर हो गया होगा। एनीवन हैविंग इवन आयोटा ऑफ डाउट कैन श्योरली लेट मी नो। बता सकते हैं अगर 1% भी आपको डाउट है किसी प्रकार का, तो आप मुझे यहाँ क्लियर कर सकते हैं उस हिसाब से। ठीक है जी, चलो सॉर्टेड है। एनीवेज एक और छोटा सा पॉइंट देखिएगा यहाँ पे कि वो क्या है। यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट्स बहुत बनी है क्विट इंडिया के टाइम पे। पैरेलल गवर्नमेंट क्या होती है पहले तो समझो। जैसे ब्रिटिश तो है ही है, उनके पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी करती। जैसे बलिया है, बलिया यूपी में एक जगह है, वहां पे चिट्टू पांडे थे। अंजलि ग्वालियर टैंक बॉम्बे में किया था उन्होंने, ये बलिया में इन्होंने खड़ा कर दिया। प्रति सरकार महाराष्ट्र है, वाईबी चवन नाना पाटिल इसको लीड कर रहे थे, और इन्होंने बेसिकली सतारा वाले एरिया में ये विलेज लाइब्रेरीज बनाई, लीकर कैंपेन्स रन की कि उसके अगेंस्ट बात की, गांधी जी के हिसाब से मैरिजेस करवाई, इंटरकास्ट मैरिजेस जो गांधी जी कहते थे उनको अंजाम दिया इन्होंने। तो बहुत बड़ी बात है। आप ये सुनिए कि किस प्रकार से ये सभी के सभी जो एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर डेफिनेटली वेरी मच इंपॉर्टेंट ओवर हियर। सॉरी, तो मतलब कहने का ये पॉइंट हुआ कि हम लोग कभी भी अगर ये पॉइंट्स अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, कैसे जोड़ा था, इसी तरह से जोड़ा है बेटे लोगों को काफी हिसाब से। उड़ीसा की हम बात करते हैं, जतिया सरकार पवित्र मोहन प्रधान ने बनाई। बंगाल की हम लोग बात करते हैं, सतीश चंद्र समंता का वहां बहुत दबदबा था। तो इन लोगों ने पैरेलल गवर्नमेंट्स को किया है खड़ा, लोकल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को हटा दिया था और अपना ही एडमिनिस्ट्रेशन बना लिया था। ये एक बहुत टफ चीज थी जो कि इन्होंने की, तो ये आपको पता होनी चाहिए। नहीं फेविकॉल से तो नहीं, चलिए चल। बेटे गांधी जी का तो आपको पता ही है, मास मूवमेंट मैंने आपको शुरू से बताई है, अफ्रीका में क्या किया उन्होंने, इंडिया में क्या किया, उससे ही है। आज मैं कोशिश कर लूंगा, कल तो मैंने करवाना ही है क्विज पूरा। अब एक चीज नोटिस करना, क्विट इंडिया मूवमेंट तो चलो चली रही थी, लेकिन पैरेलली आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडियन नेशनल आर्मी का क्या, मतलब आईएनए की हम लोग कई बार बात करते हैं, व्हाट अबाउट आजाद हिंद फौज, व्हाट अबाउट द आईएनए, उसके बारे में मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, अब अंकित मैं बता चुका हूँ रेडियो का, सीक्रेट रेडियो। नितिन वहां पे कौन सा ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेगी बेटे, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो वहां रहेगी नहीं ना, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, देयर विल बी नो ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर देयर। तो यही यहाँ पे सोचने वाली एक बात है कि हाउ टफ इट वुड हैव बीन फॉर द ब्रिटिश आल्सो टू मैनेज सो मच मेस। एक तरह से बहुत बड़ा मेस क्रिएट हो चुका था जो इनको मैनेज करना था। ठीक है जी, अब और नोटिस करिएगा, आईएनए की हम लोग कई बार बात करते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी की हम लोग बात करते हैं। ठीक है जी, वो क्या है बेटे, इंडिया के लोगों को कैसे जोड़ा था, ये तो उनकी सोच की बात है। यहाँ पे फेविकॉल से थोड़ी जोड़ना है, सोच की बात है ये, अपनी सोच से किसी की सोच को मिलाना। चलिए I'm so sorry। अच्छा, I'll take this down बाद में। ठीक है अक्षय, I'm so sorry। हम लोग आईएनए की बात कर रहे हैं, मुझे ना फेविकॉल की एड याद आ गई, I'm really sorry। तो उसमें जैसे फेविकॉल का जोड़ है, अच्छा आई थिंक 2 साल में पहली बार मैं क्लास में इतना हंसा हूं, बट एनीवेज आई एम फाइन। आईएनए की हम बात करते हैं, 1942 में आईएनए बनी है। ठीक है बेटे, देखो अच्छी लीडरशिप होती है तो लोग खुद ब खुद साथ आ जाते हैं, ट्राई टू सी इट दैट वेज। ठीक है, इसके ऊपर हम और डिस्कशन कर सकते हैं बाद में, पर प्लीज ट्राई टू आंसर। आईएनए 1942 में बनी है, लेकिन ये बनी कैसे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिएगा, ब्रिटिश आर्मी के अंडर हम लोग देख रहे थे कुछ लोग लड़ रहे हैं, तो वो सिंगापुर में जाके लड़ रहे थे। ब्रिटिश, अक्षय समझ आया कि नहीं आया बेटे, ये बता दो। ब्रिटिश आर्मी के अंडर जाके साउथ ईस्ट एशिया में लड़ रहे थे, वहां पे जापान ने इनको कैप्चर कर लिया। तो राज बिहारी बोस आए फुजीवारा से मिलने, उन्होंने बोला ये जो आपके पास प्रिजनर्स ऑफ वॉर है इनको छोड़ दो। प्रिजनर ऑफ वॉर मतलब जो आपने बंदी बना रखे हैं इनको आप छोड़ दीजिए। तो वो कहता ठीक है। और उसके बाद कैप्टन मोहन सिंह
और रासबिहारी बोस ही हैं जो फाउंडर हैं इसके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जहां तक बात आती है तो उन्होंने बाद में इसको ज्वाइन किया, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि नेताजी ने इसको लीड किया है पहले ही, नेताजी बाद में आ रहे हैं। तो आप याद रखिएगा नेताजी ने 1943 के आसपास जाके इसको ज्वाइन किया, 1943। तो आजाद हिंद फौज बनाने का श्रेय किसको जाता है? कैप्टन मोहन सिंह और रासबिहारी बोस को, और उसको लीड करने का श्रेय इनको जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। सो ये दोनों पॉइंट्स आपस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लिंक करने चाहिए आपको। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहा हूं। एनीवेज, सब कुछ अच्छा चल रहा था। नहीं, बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए को नहीं बनाया, उन्होंने बाद में लीड किया। 1942 में कैप्टन मोहन सिंह और रासबिहारी बोस ने बनाया था इसको। तो ये दोनों को आप लिंक करिएगा, ठीक है। तो बेटे फुजीवारा कैप्टन मोहन सिंह और रासबिहारी बोस ने बनाया था इसको, तो ये दोनों को आप लिंक करिएगा, ठीक है। तो बेटे फुजीवारा वाज अ जनरल, जापानीज जनरल था फुजीवारा। इसने ही प्रिजनर, देखो प्रिजनर ऑफ वॉर को छोड़ने का मतलब क्या है, इनको पता था कि इंडियंस तो ब्रिटिश को भी लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, तो इन्होंने इसलिए इंडियंस को छोड़ दिया था, ठीक है, ठीक है, समझ आया इतना। अब यहां पे एक चीज नोटिस करिएगा, सब चल रहा था उसी समय हमने देखा हिरोशिमा और नागासाकी में बहुत बड़े बॉम्ब गिराए गए। जब ये बॉम्ब गिराए गए हिरोशिमा नागासाकी, मतलब जापान में एटॉमिक हमला किया गया, तो जापान ने सरेंडर कर दिया। जापान का जैसे सरेंडर होगा तो क्या होगा? वॉर खत्म हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर 2 इसी से खत्म हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। अब वर्ल्ड वॉर जैसे खत्म हुई तो जो आईएनए के जवान थे उनको ब्रिटिश ने पकड़ लिया। जब ब्रिटिश ने इनको पकड़ा, आईएनए के जवानों को, तो आईएनए ट्रायल्स करवाए गए। इंडियन आर्मी के ट्रायल्स हुए। ट्रायल मतलब क्या होता है? ट्रायल मतलब होता है किसी को कोर्ट मार्शल करना। कोर्ट मार्शल करने को बोलते हैं ट्रायल। तो आप ये मान के चले कि 1945 नवंबर से लेके 1946 लगभग मई तक ये ट्रायल्स चले हैं, कोर्ट मार्शल चला। क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी किसकी थी? ब्रिटिश की थी। वो सोल्जर तो ब्रिटिश के थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, इसलिए ब्रिटिश ने उनको सबक सिखाने की बात की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आईएनए ट्रायल्स क्या है, ये आपको समझ आया कि नहीं आया? जब जापान का पीछे से सपोर्ट खत्म हो गया तो आईएनए को काफी दिक्कत आई, और इसलिए आईएनए के लोगों को ब्रिटिश ने पकड़ लिया और इनका ट्रायल किया गया, इनका कोर्ट मार्शल किया गया। ये आपको पता होना जरूरी है। दिस इज अ वेरी बेसिक पॉइंट व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्यों, मेरी बात समझ में आ गई सबको? तो इन माइनर से पॉइंट्स को जरूर आप अंडरस्टैंड करके देखा करो। मैं वही बता रहा हूं आपको। अब ये क्लियर हो गया इतना सबको? आईएनए ट्रायल्स तक समझ आ गया है। अब आईएनए में जब कोर्ट मार्शल चल रहा था तो वहां पे हर तरह के ऑफिसर थे। गुरबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम सहगल, शाहनवाज खान, ये सब आईएनए के ऑफिसर्स थे। इनको पकड़ लिया गया था। तब कांग्रेस ने आईएनए डिफेंस कमेटी बनाई, कांग्रेस ने, और इनको छुड़वाने की पूरी हेल्प की। भूलाभाई देसाई, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर शाहपुरी, सब क्या थे? बड़े बड़े लॉयर्स थे, एडवोकेट थे। इन लोगों ने आईएनए में जिनका कोर्ट मार्शल हो रहा था उनका ट्रायल लड़ा है। ये आप नोटिस करिएगा। ये सब कुछ चल ही रहा